जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 260 में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ साथ आंसर देते चलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, जजिया कर किस प्रकार की कर था? ऑप्शन ए सुरक्षात्मक कर, ऑप्शन बी धार्मिक कर, ऑप्शन सी भूमि कर, ऑप्शन डी चराई कर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षात्मक कर। जजिया कर एक सुरक्षात्मक कर था जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर दिया। सिंध विजय के अवसर पर ही मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर लागू किया, जो गैर मुसलमान यानी हिंदुओं से लिए जाने वाला एक सुरक्षात्मक कर था। इस कर से वंचित वो अभी तक ब्राह्मण वर्ग था और ब्राह्मण वर्ग पर भी जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया, जो तुगलक वंश के शासक था। जजिया कर को आगे चल के अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जब समाप्त कर दिया, उसके बाद मुग़ल बादशाह औरंगजेब आया, जो 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। जजिया कर को आगे चलकर फिर से जहांदार शाह जब शासक बना, उसने समाप्त कर दिया और आगे चल के फिर से फर्रुख सिंह ने जब मुग़ल बादशाह बना तो उस समय जजिया कर को फिर से पुनः लागू किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्व के पेशवा किस विद्वान को कहा गया? ऑप्शन ए बैहाकी, ऑप्शन बी लेनपुल, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी उतबी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लेनपुल ने बैहाकी को पूर्व का पेशवा करके पुकारा है। बैहाकी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी जैसे विद्वान मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। भारत में तुर्क का आक्रमण 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण का नेतृत्व मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया, जबकि दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। मोहम्मद गजनवी 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत में कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इन्होंने बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त किया था और 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का 11वां आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर के विरुद्ध हुआ था, और 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था, जो जाटों के विरुद्ध हुआ था, और 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी के साथ ही गजनी प्रांत से कई विद्वान भारत आए थे, जिसमें अलुबर्नी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी जैसे विद्वान थे, और बैहाकी भी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। बैहाकी ने तारीख़ सुब्तगीन की रचना की है, वहीं फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 है, हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी बहलोल लोधी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो 1290 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद होने के कारण इसे कुरान खान के नाम से भी जाना गया, और हसन निजामी ने इसे हातिम द्वितीय को भी उपाधि धारण दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु बख्तियार काकी थे। इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखवाया था, किंतु निर्माण
कार्य पूरा होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1191, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1215 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1215 ईस्वी। तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जिसके बाद में ऐबक ने अपना दामाद बना लिया था। इसने इलवरी वंश की स्थापना किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में सभी प्रतिबंधियों को परास्त कर दिया था। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान बनने का वास्तविक प्रमाण पत्र यानी खिलत भी इल्तुतमिश को प्राप्त था। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान-ए-चहलगान कहा गया। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए शुद्ध अरबी पत्ती का 2 सिक्का जारी किया, जिसमें टांका और जीतल कहा गया। टांका चांदी का होता था और जीतल तांबा का होता था। इल्तुतमिश प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए एकता प्रणाली का यानी एकता व्यवस्था को भी प्रारंभ किया। इल्तुतमिश को भारत में मदरसा का निर्माण और मकबरे का निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी लोधी वंश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत काल में दिल्ली पर शासन करने वाला पहला भारतीय मुस्लिम वंश खिलजी वंश था, और जबकि शुद्ध भारतीय मुस्लिम वंश सैयद वंश था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा गुलाम वंश के शासक कैमूर को हत्या करके 1290 ईस्वी में किया जाता है, जो 1296 ईस्वी तक जलालुद्दीन खिलजी शासन करता है। जलालुद्दीन खिलजी को उसी के दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में हत्या कर देता है, और जो 1296 ईस्वी तक से 1316 ईस्वी तक गद्दी पर बना रहता है। अपने कार्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे कार्य कराया। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी और द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई एकता व्यवस्था को भी ख़त्म कराया और उसके स्थान पर 4 नए अध्यादेश जारी किया। पहले अध्यादेश के देश में अमीरों को दान दी गई भूमि को वापस ले लिया। दूसरे अध्यादेश में बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया गुप्तचर व्यवस्था को और सशक्त बनाया, और तीसरे अध्यादेश में ताश, जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, और चौथा अध्यादेश में अमीरों को मिलने जुलने से भी प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने अर्ज एक सैनिक विभाग की स्थापना कराया और बाजार व्यवस्था को लागू कराया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए-रियासत की स्थापना कराया। दीवान-ए-रियासत एक राजस्व विभाग था, जो प्रत्येक बाजार में देखभाल के कार्य करता था। तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की एक रचना है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार की जानकारी मिलती है। दीवान-ए-वज़ारत सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, जिसका प्रधान को वकील कहा जाता था, और राजा के अनुपस्थिति में वजीर का पद दूसरा सर्वोच्च पद माना गया है। दीवान-ए-इंसा की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। यह एक शाही पत्राचार विभाग था, और दीवान-ए-रास्ताल का भी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह एक वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने कोतवाल यानी पुलिस की नियुक्ति किया था। अलाउद्दीन खिलजी भू राजस्व व्यवस्था में सुधार लाते हुए किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया था। इसने बिचौलिया वर्ग, खुद मुकदम और पटवारी चौधरी सभी को समाप्त कर दिया, और सुचारू संचालन के लिए दीवान-ए-मुख्तराज विभाग की स्थापना कराया। भू राजस्व के क्षेत्र में इन्होंने शरीयत यानी मुस्लिम कानून के अनुसार 4 प्रकार के करों को वसूला। जजिया कर, ये पहले गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले यानी हिंदुओं से लिए जाने वाले एक सुरक्षात्मक कर।
ज़कात था जो मुसलमानों से लिए जाने वाला कर था, एक धार्मिक कर था ज़कात। खुम्स या लूट के धन लिया गया था। और खराज मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का भू राजस्व कर था। ज़कात क्या था? एक धार्मिक कर था और खराज भू राजस्व कर था। और इसके अतिरिक्त 2 और कर लागू किया था, जिसे घड़ी कर यानी आवास पर लेता था और चरी कर जो चरगाहों पर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मसाहत प्रणाली को लागू किया और इसी प्रणाली के आधार पर भूमि को माप एवं सर्वेक्षण करवाया और इसी आधार पर भू राजस्व निर्धारण किया। और भू राजस्व को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आधा था, यानी उपज का आधा होता हुआ करता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार की जानकारी किस में मिलती है? ऑप्शन ए तारीख फिरोज शाही, ऑप्शन बी तबकात नासिरी, ऑप्शन सी रहला, ऑप्शन डी शाहनामा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तारीख फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार की जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाही में मिलता है। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी है। तबकात नासिरी के रचनाकार मिनहाज उस सिराज है और रहला के रचनाकार इब्न बतूता है और शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से संबंधित है। वहीं रुद्रदामन से गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से है और चंद्रगुप्त द्वितीय से मेहरौली का अभिलेख है। इसके बाद में मधुबन बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन से है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त से है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्रमांक देवचरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बिल्हड़, ऑप्शन बी कल्हड़, ऑप्शन सी जीमूतवाहन, ऑप्शन डी जैनक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्हड़। विक्रमांक देवचरित के रचनाकार बिल्हड़ है। वहीं राजतरंगड़ी के रचनाकार कल्हड़ है। दाया भाग के रचनाकार जीमूतवाहन है। और जबकि जैनक पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कुत्ते के द्वारा बेली के पीछा करते हुए साक्ष्य किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी सुतकागेंडोर, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से झूकर और झांगर संस्कृति का भी प्रमाण मिलता है। मानका बनाने के उद्योग का प्रमाण और यहीं से मिलता है और मानका बनाने के लिए सेलखड़ी का यूज किया जाता था। बिना दुर्ग का नगर मात्र ये हड़प्पा सभ्यता में चनहुदड़ो ही था और चनहुदड़ो से उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का भी साक्ष्य मिलता है। वही लोथल से जो अहमदाबाद के किनारे भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से चावल की साक्ष्य, फारस की मोहरें, मिस्र की मम्मी, गोरिल्ला और पंचतंत्र की चलाक लोमड़ी के चित्र भी मिलता है। लोथल से ही हवन कुंड, चक्की का 2 पार्ट, युगल समाधान का प्रमाण भी मिलता है। लोथल एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह नगर था। जबकि हड़प्पा क्या था? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से गेहूँ और जौ का प्रमाण मिलता है
और यहाँ से ही कब्रिस्तान H और समाधि R 374 का भी प्रमाण मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विद्वान के मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता बाढ़ के कारण पतन हुआ था? ऑप्शन ए अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी ऑरल ऑस्टिन, ऑप्शन डी जॉन कैनेडी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने अपना मत दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। वहीं सर जॉन मार्शल ने अनुसार अपना मत दिया था कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुई है। वहीं पर ऑरल ऑस्टिन ने अपना मत दिया था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुई है। और वहीं पे जॉन कैनेडी ने के अनुसार अग्निकांड और मलेरिया के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। वहीं पर मार्टिन व्हीलर ने विदेशी आक्रमण एवं आर्यों को आक्रमण के हड़प्पा सभ्यता के विनाश का कारण बताया है। वहीं डेल्स के अनुसार जलधारा परिवर्तन के कारण नष्ट हुआ है किसका? हड़प्पा सभ्यता। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक भी कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।